Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 19th of July 2021. तो गाइस आज है तारीख 19 जुलाई 2021 और है मंडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोग को ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। नाउ ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है, डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में, तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है ग्रेनेडा को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इंडिया के कंपैरिजन में कहाँ पर है, अच्छे से मैप में देखना, फिर आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल जहाँ पर डिस्कशन हो रहा है मुंबई को लेकर। तो मुंबई में आज के टाइम पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हुई नजर आएंगी रेनफॉल की वजह से। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, आज के टाइम पर रेनफॉल की वजह से लैंडस्लाइड हुई है और लैंडस्लाइड होने की वजह से भी लगभग 31 लोगों की जान गई है। ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी और यहाँ पे कुछ टाइम पीरियड वगैरह बताया गया है, जैसे कि संडे सैटरडे, यानी कि सैटरडे संडे ये 2 दिन लगातार बारिश हुई है। और उसके बाद यहाँ पे बोला ये भी जा रहा है आने वाले टाइम पर लगभग 48 घंटे के अंदर और भी एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल हो सकती है, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर ये कुछ स्टेटमेंट है। तो न्यूज़ हम लोगों ने कवर कर लिया, न्यूज़ में ज़्यादा कुछ दिया नहीं है। उसके बाद अगेन यहाँ पे टाइम पीरियड दिया गया है कि हाँ इतने टाइम पीरियड से इतने टाइम पीरियड के बीच में लैंड स्लिप हुई है, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। बट अब हमें पढ़ना क्या, हमें एग्जाम के लिए पढ़ना है। तो इस आर्टिकल के रिगार्डिंग आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट देखना है, वो है लैंडस्लाइड। ठीक है, लैंडस्लाइड क्या होता है एग्जैक्टली, कैसे होती है ये, तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो आप देख पाओगे ये आर्टिकल आपका जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि हाल ही में हैवी रेन की वजह से और भी बहुत सारी लैंडस्लाइड्स देखने को मिली थी इंडिया के अंदर। तो यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे लैंडस्लाइड्स एग्जैक्टली होता क्या है। तो लैंडस्लाइड का मतलब देखो यहाँ पर सिंपल सा मतलब है, कोई भी रॉक हो गया या फिर डेब्रिस हो गया, उसका डाउनवर्ड स्लोप होना, मतलब कि लैंड का नीचे खिसक जाना, डाउनवर्ड स्लोप होना, तो फिर उसको बोलते हैं हम लोग लैंडस्लाइड। अब एग्जैक्टली होता क्या है ये, तो यहाँ पर आप लोग ये पिक्चर देख सकते हो, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ये लैंड है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये जो लैंड है ये स्लिप हो जाता है नीचे की साइड, यहाँ पे आपको इस प्रकार से एरो दिख रहा होगा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं लैंडस्लाइड। ठीक है, अब यहाँ पर ये लैंडस्लाइड की सिचुएशन क्रिएट कैसे होती है वो सब भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसके अंदर। अब देखो सबसे बड़ा जो रीज़न होता है ना लैंडस्लाइड का, वो ये होता है ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से भी जो भी सॉइल है, रॉक है, उनका मूवमेंट होता है नीचे की साइड में, तो जिसको हम लोग लैंडस्लाइड बोलते हैं। अब मेन कॉजेज़ क्या होते हैं, देखो मेन कॉज मैंने आपको बताया ग्रेविटी हो गया, लेकिन इसके पीछे भी यहाँ पर 3 मेजर फैक्टर्स होते हैं। अब यहाँ पे 3 मेजर फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं जिसकी वजह से लैंडस्लाइड क्रिएट होती हुई नजर आती है, वो होता है जियोलॉजी, देन उसके बाद मोर्फोलॉजी, देन उसके बाद ह्यूमन एक्टिविटी। एक एक करके डिस्कस करेंगे एग्जैक्टली होता क्या है। तो जियोलॉजी का मतलब देखो सिंपल सा ये है, कोई भी अर्थ या फिर रॉक अगर कमज़ोर हो जाती है, ठीक है, कोई भी यहाँ पर जो पीस ऑफ लैंड है वो अगर कमज़ोर हो जाता है, फ्रैक्चर्ड हो जाता है, तो उसके बाद क्या होगा, वो कमज़ोर होने के बाद नीचे से ग्रेविटी की फोर्स तो लग रही है, ग्रेविटी की पावर लग रही है, तो क्या होगा, वो नीचे की साइड खींचेगा। तो कमज़ोर होने के बाद वो इस प्रकार से ये लैंडस्लाइड देखने को मिलती है। उसके बाद जो मॉर्फोलॉजी वाला होता है, मॉर्फोलॉजी में सिंपल सा ये होता है, देखो कोई भी स्लोप है अगर उसकी जो वेजिटेशन है वो ख़त्म हो जाती है, तो उसकी वजह से भी आप कह सकते हो कि ये लैंडस्लाइड देखने को मिल जाता है। वेजिटेशन मतलब कि देखो वहाँ की जो सॉइल वगैरह है, ठीक है, या फिर जो उसके पेड़ हैं, बुशेस हैं, बहुत सारे प्लांट्स हैं, ये सब अगर ख़त्म हो जाते हैं तो इनकी वजह से जो ये लैंडस्लाइड है वो देखने को मिलती है। क्योंकि वेजिटेशन क्या करता है, जो पूरा सॉइल है, जो मिट्टी है, उसको पकड़ के रखता है, जकड़ के रखता है। तो यहाँ पर अब क्या है कि जब वेजिटेशन खत्म हो रही है तो उसकी वजह से भी ये लैंडस्लाइड आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये दूसरा रीज़न हो गया। देन उसके बाद यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटी भी देखने को मिलेगा। ह्यूमन एक्टिविटी के अंदर जैसे कि लोग एग्रीकल्चर ज़्यादा बढ़ाते हुए नजर आएंगे वैली वाले एरियाज़ में। देन उसके बाद कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो ये इन सब चीज़ों की वजह से भी लैंडस्लाइड का रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है।
अब बात करते हैं कौन कौन से एरियाज है, कौन कौन से रीजन है जहां पर आपको सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड्स देखने को मिलेंगे। तो कॉन्टिनेंट वाइज की अगर हम बात करें तो एशिया के अंदर सबसे ज़्यादा डैमेज हुआ है, सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है लैंडस्लाइड की वजह से। देन उसके बाद साउथ एशियन नेशन की बात करें तो ये भी कहीं ना कहीं मोस्ट अफेक्टेड एरियाज हैं बाय द लैंडस्लाइड। देन उसके बाद यहाँ पर इंडिया भी इंक्लूड होता है और इंडिया भी यहाँ पर मोस्ट अफेक्टेड एरिया आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर भी सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन, सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है लैंडस्लाइड की वजह से। अब इसको रोका कैसे जा सकता है? तो रोकने के लिए सबसे पहली चीज़, आपको जो भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहाँ पर जो भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ चल रही हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शंस लगाना होगा, कहीं ना कहीं रोक लगानी होगी, जिससे कि आप लोग इन लैंडस्लाइड्स को रोक सकते हो। देन उसके बाद जो भी एग्रीकल्चर चल रहा है वैली वाले एरियाज़ में, उन एग्रीकल्चर के ऊपर कहीं ना कहीं आपको लिमिट लगानी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अभी के टाइम पर लिमिटलेस चीज़ें हो रही हैं, तो उसकी वजह से भी ये चीज़ें देखने को मिल जाती है, तो लिमिट लगानी होगी जिसकी वजह से यहाँ पर लैंडस्लाइड को रोका जा सकता है। देन उसके बाद यहाँ पर क्या है, जो बड़े बड़े लार्ज सेटलमेंट्स जो है बन रहे हैं, लोग रहना चालू कर रहे हैं वहाँ पर, तो उनकी वजह से भी यहाँ पर लैंडस्लाइड्स देखने को मिलती हैं, तो इस चीज़ के ऊपर भी आपको कंट्रोल लगाना पड़ेगा। साथ ही साथ जो एफोरेस्टेशन प्रोग्राम है वो आपको चलाने पड़ेंगे। एफोरेस्टेशन का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने पड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपको वेजिटेशन वहाँ पर मेंटेन करके रखनी होगी, जिससे कि जब वो सॉइल है उसको होल्ड करके रखती है वेजिटेशन, तो वहाँ पर वेजिटेशन का एक बहुत बड़ा रोल ये देखने को मिलेगा और इसकी वजह से भी हम लोग लैंडस्लाइड को रोक सकते हैं। देन उसके बाद टेरेस फार्मिंग को हम लोग इंकरेज कर सकते हैं, टेरेस फार्मिंग को ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए नॉर्थ ईस्टर्न हिल स्टेट्स में, जिससे भी यहाँ पर आप कह सकते हो कि लैंडस्लाइड को रोका जा सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। ओके, देन उसके बाद आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। तो यहाँ पर चर्चा हो रही है कि सरकार जो है रेडी है डिस्कस करने के लिए सारे इश्यूज, सारी डिबेट्स, ठीक है, एक कंस्ट्रक्टिव मैनर में यहाँ पे गवर्नमेंट इसका डिस्कशन करेगी। अब ऐसा स्टेटमेंट जो दिया गया है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा दिया गया है। अभी देखो मानसून सेशन से एक दिन पहले की बात है, जैसे मानसून सेशन स्टार्ट होना था उससे एक दिन पहले यहाँ पर जो है ऑल पार्टी मीटिंग हुई है और जिसमें सारी पार्टी आई थी, ठीक है, और बहुत सारी पार्टीज़ के बीच में जो ये मीटिंग हुई है लगभग 2 घंटे से ज़्यादा की मीटिंग है। अब यहाँ पर ये जो मीटिंग हुई है इसके अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर का कहना यह है कि देखो जो भी डिस्कशन है, जो भी डिबेट है, बिल्कुल सरकार रेडी है, उसके ऊपर चर्चा करेगी, एक कंस्ट्रक्टिव मैनर में करेगी। अब यहाँ पर इसी चीज़ को अपोज करने के लिए भी बहुत सारे लोग थे, जैसे कि कांग्रेस लीडर हैं लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी, देन उसके बाद तृणमूल कांग्रेस राज्यसभा मेंबर हैं डेरेक ओब्रेन। तो इन्होंने इस चीज़ को अपोज किया, इन्होंने बोला है जो भी डिस्कशन है वो सब हाउस के अंदर, यानी वही राज्यसभा लोकसभा हाउस के अंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग कहीं और जाकर मीटिंग करें, कोई बढ़िया सी रिप्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट रिप्रेजेंटेशन और ये सारी चीज़ें, एक कॉन्फ्रेंस रूम, हमें ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए। जो भी यहाँ पर चीज़ें आपको हाउस के अंदर ही, आप कह सकते हो जो फ्लोर ऑफ द हाउस होता है वहीं पर ये सारा का सारा डिस्कशन होना चाहिए, वहीं पर ये सारी डिबेट होना चाहिए। ओपोजिशन पार्टीज़ ने बोला यह है कि यहाँ पर एक तरीके से ये बिल्कुल कीन थे, एक तरीके से यहाँ पर उत्साहित थे कि ये लोग मुद्दा उठाएंगे किस चीज़ का, पेट्रोलियम प्राइसेस का। देन उसके बाद यहाँ पे दूसरा मुद्दा उठाया जाएगा किस चीज़ का, फार्मर्स प्रोटेस्ट का। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बोली गई हैं। देन उसके बाद यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें बोली गई, तो मैंने आपको बताया कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने यही बोला है कि इन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग में हिस्सा लिया। देन उसके बाद यहाँ पर इन्होंने यही बोला कि जो भी डिबेट वगैरह डिस्कशन है वो एक कंस्ट्रक्टिव मैनर के अंदर होता हुआ नजर आएगा। चीज़ें रिपीटेडली वहीं पर बार बार बताई गई हैं और ये जो मीटिंग है काफ़ी लंबे समय तक चली है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ये सब मीटिंग कब हुई है? मानसून सेशन से पहले ये सारी चीज़ें देखने को मिली हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपको बहुत सारे आर्टिकल्स और भी देखने को मिलेंगे आने वाले टाइम पे, बट एक चीज़ इस आर्टिकल के अंदर भी इंपॉर्टेंट है जो कि हमारे जीएस पेपर 2 पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो है मॉनसून सेशन। अब क्या है मॉनसून सेशन, क्या होता है? देखो मैं आपको बताऊं, जो पार्लियामेंट्री सेशन होते हैं ये आपको अलग अलग सेशंस देखने को मिलेंगे। क्या क्या होते हैं तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये पिक्चर आप देखो, ठीक है। इसमें आपको मॉनसून पार्लियामेंट के अंदर आपको एक बजट सेशन देखने को मिलेगा, दूसरा मॉनसून सेशन और तीसरा विंटर सेशन। अब जो ये बजट सेशन होता है इसमें क्या होता है, देखो ये बजट सेशन आपको जनवरी से लेकर अप्रैल के बीच में होता हुआ नजर आता है। इस सेशन के अंदर जो है बजट वगैरह को इंट्रोड्यूस किया जाता है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, इस वजह से इसको बजट सेशन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर बजट को इंट्रोड्यूस किया जाता है। उसके बाद आता है मॉनसून सेशन। अब ये मॉनसून सेशन जुलाई से लेकर सितंबर तक चलता है। इस पूरे सेशन के बीच में जो भी पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर्स होते हैं उनके रिगार्डिंग डिस्कशन होता है। देन उसके बाद जो विंटर सेशन होता है ये सबसे ज़्यादा शॉर्टेस्ट सेशन बोला जाता है, क्योंकि ये दिसंबर से लेकर जनवरी के बीच में कंडक्ट किया जाता है। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, आपको ज़्यादा यहाँ पर कुछ देखने को मिलेगा नहीं। ओके,
तो होगा क्या, आगे आप जब पार्लियामेंट के बारे में पढ़ोगे तो ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको पहले से ही क्लियर रहेंगी। देन उसके बाद आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे चर्चा हो रही है मिड डे मील्स के बारे में। तो देखो यहाँ पर आपको मालूम होगा जो सरकार मिड डे मील स्कीम चलाती है, यहाँ पर स्कूलों में खाना मिलता है। अब यहाँ पे हुआ क्या है, बोला ये जा रहा है मिड डे मील का एक लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट पड़ा है। अब ये जो इम्पैक्ट है ये एक पॉजिटिव वे में इम्पैक्ट है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर स्टडी बताती है। अब देखो यहाँ पे दो कैटेगरी में रखा गया, एक तरफ गर्ल्स हैं जिनको यहाँ पर ये मिड डे मील का एक्सेस मिला हुआ है, यानी कि ये लोग इस मिड डे मील का फ़ायदा उठा रहे हैं, इस स्कीम के फ़ायदा उठा रहे हैं। फिर उसके बाद दूसरी तरफ कुछ गर्ल्स हैं जिनको मिड डे मील्स के ये फ़ायदे नहीं मिल पा रहे हैं किसी रीजंस की वजह से। तो इन दोनों के बीच में कंपैरिजन किया गया और कंपेयर करके पता ये लगाए जिनको ये मिड डे मील स्कीम का फ़ायदा मिल रहा है उनकी जो हाइट वगैरह है वो काफ़ी बड़ी है, ठीक है, इनकी हाइट इंक्रीज़ हुई है, प्लस इनके अंदर जो न्यूट्रिशन है वो ज़्यादा है। ये चीज़ें देखने को मिली है, क्योंकि जो ऑब्वियस ही बात है मिड डे मील्स के अंदर जो खाना प्रोवाइड किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं न्यूट्रिशियस है। ओके, तो यहाँ पे आप देख पाओगे जो गर्ल्स हैं इन्होंने यहाँ पर जिनके पास फ्री आप कह सकते हो लंचेस करने का एक्सेस है, ठीक है, तो उनकी जो हाइट वगैरह है वो काफ़ी इंक्रीज़ हुई है, ऐसा बोला गया है, एज़ कम्पेयर टू दी अदर गर्ल्स जिनके पास ये एक्सेस नहीं है। ये सारी स्टडी पब्लिश करी गई है नेचर कम्युनिकेशन के बीच अंदर, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। देन उसके बाद और क्या चीज़ें बोली गई हैं, तो देखो बोला यह गया है कि मिड डे मील स्कीम कोई नई स्कीम तो नहीं है, बहुत पुरानी स्कीम है और इतने साल हो चुके हैं। और इतने साल का अगर गैप देखें तो इसमें जो स्टंटिंग है जिसको हम लोग अंडर न्यूट्रिशन बोलते हैं, यानी कि जो बच्चों के अंदर कुपोषण की बीमारी देखने को मिलती है, बच्चों के अंदर न्यूट्रिशन नहीं होता है, क्यों? क्योंकि उनको न्यूट्रिशियस खाना नहीं मिलता है। तो ये न्यूट्रिशन कहीं ना ये जो अंडर न्यूट्रिशन है ये कहीं ना कहीं कम हुआ है, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। तो ये कोई एक पॉजिटिव वे में आपको न्यूज़ देखने को मिलेगी, क्योंकि इस स्कीम को इम्प्लीमेंट अच्छे से करना चालू किया गया 2005 में। देन उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे ये जो गैप है इतना लंबे पीरियड का गैप हुआ है, इसके बीच में जो टाइम पीरियड है इसमें पता ये चलता है कि बहुत सारे लोग हैं जिनको काफ़ी हद तक फ़ायदा मिला है इस मिड डे मील स्कीम से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बोला ये क्या है कि यहाँ पे जो भी बच्चे हैं जो कि अंडर न्यूट्रिशन थे, ठीक है, इनका जो न्यूट्रिशन लेवल है उसको बूस्टअप मिला है, ऑब्वियसली बात है, जो पोषण भरपूर खाना मिला है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और ये जो मिड डे मील स्कीम है इसने काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया है इस जो ये अंडर न्यूट्रिशन है इसको कम करने में। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। लेकिन अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है, क्योंकि न्यूज़ तो हमने पढ़ लिया, अब न्यूज़ में ज़्यादा कुछ आपको देखने को मिलेगा नहीं। अब यहाँ पे क्या है, एग्जाम के लिए आपको मिड डे मील स्कीम के बारे में पढ़ना होगा, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है और पहले क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, यूपीएससी ही नहीं बहुत सारे एग्जाम्स में। अब यहाँ पे बात करें तो मिड डे मील स्कीम क्या है एग्जैक्टली, तो जीएस पेपर 2 हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हेल्थ हो गया, इश्यूज रिलेटेड टू चिल्ड्रन, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस, तो यहाँ सबसे आप इसको रिलेट कर सकते हो। बात करते हैं मिड डे मील स्कीम के बारे में, तो ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसको लॉन्च किया गया था 1995 में। तो आप समझ सकते हो 1995 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। ये दुनिया की एक लार्जेस्ट स्कूल मील प्रोग्राम है, यहाँ पे मतलब कि स्कूल के अंदर जो खाना प्रोवाइड किया जाता है, तो इस टाइप की जो प्रोग्राम है ये दुनिया के अंदर सबसे बड़ा प्रोग्राम आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पर क्या है, कुक्ड फूड मिलता है आपको, यानी कि जो खाना है वो पका पकाया मिलता है हर एक बच्चे को, लगभग 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चे को, यहाँ पर जो भी क्लास 1 से लेकर 8 तक पढ़ रहे हैं, ठीक है, उन सबको यहाँ पर ये मिड डे मील प्रोवाइड किया जाता है। देन उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव इस स्कीम का यही है, जो भी हंगर हो गया या माल न्यूट्रिशन हो गया, ठीक है, कुपोषण हो गया या फिर जो भुखमरी हो गई, इसको कम से कम करना, ठीक है। तो ये चीज़ों के ऊपर काम किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे और भी चीज़ हो जाती हैं, जैसे कि अटेंडेंस स्कूल के अंदर उसको इंक्रीज़ करना, ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर मिड डे मील मिल रहा है तो अटेंडेंस वगैरह इंक्रीज़ होगी। उसके बाद सोशलाइजेशन वगैरह को थोड़ा सा इंप्रूव करना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। देन उसके बाद क्वालिटी चेक करने के लिए, मतलब ऐसा भी तो हो सकता है क्वालिटी अच्छी ना मिले, तो उसके क्वालिटी चेक करने के लिए आपको यहाँ पर एक क्वालिटी आइटम्स प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि क्वालिटी आइटम्स खरीदे ही जाते हैं एग्जैक्टली। फिर उसके बाद यहाँ पर 2 से लेकर 3 एडल्ट मेंबर्स होते हैं स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के, वो इन चीज़ों को टेस्ट करते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर ये मील्स प्रोवाइड करवाई जाती हैं, मतलब एक क्वालिटी का मील यहाँ पर प्रोवाइड करवाने की कोशिश रहती है सरकार की। देन उसके बाद फूड सिक्योरिटी की तरफ ये काम करता है, मतलब कि ये जो मिड डे मील है ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हो स्कूल के अंदर, या फिर ये एक तरीके से फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा रहा है। और अगर यहाँ पर किसी बच्चे को मान लो ये फूड नहीं मिल पाता है, ठीक है, किसी रीज़न की वजह से यहाँ पे किसी दिन जो है ये खाना नहीं मिल पाया, तो उसमें सरकार क्या करती है, यहाँ पर आप कह सकते हो अलाउंस दे देती है, ठीक है। उसके बाद तो सरकार यहाँ पे कुछ अमाउंट वगैरह प्रोवाइड करवा देती है अगर किसी रीज़न की वजह से फूड ग्रेन्स वगैरह नहीं होते हैं, जिसकी वजह से स्कूल के अंदर मिड डे मील नहीं चलता है। तो
ओके। देन उसके बाद रेगुलेशन के बारे में बात करें, इसको रेगुलेट करने के लिए कौन सी कमेटी है, तो वो है स्टेट स्टीयरिंग कम मॉनिटरिंग कमेटी है, ठीक है, जिसको हम लोग एसएसएमसी बोलते हैं। तो ये पूरी तरह से रेगुलेट करती है इस मिड डे मील प्रोग्राम को, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इसको अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करने का काम और ये सारी चीज़ें यहाँ पे इसकी क्वालिटी को मेंटेन करने का काम, ये सब वर्क किया जाता है। देन उसके बाद न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड की बात करें तो यहाँ पे आपको कुक्ड फ्यू मील देखने को मिलेगा, मतलब कि एक पका पकाया खाना मिलता है पूरी तरह से, जिसके अंदर लगभग 450 कैलोरीज होती हैं, 12 ग्राम प्रोटीन होता है, जो कि यहाँ पे फर्स्ट से लेकर 5th क्लास तक के बच्चों के लिए है। और जो यहाँ पर फिर उसके बाद 6 से लेकर 8th क्लास तक के बच्चों के लिए यहाँ पर 700 कैलोरीज प्रोवाइड करवाती हैं, और साथ ही साथ 20 ग्राम प्रोटीन यहाँ पर मिलता है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिल जाती हैं। कवरेज की बात करें तो जितने भी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स हैं वहाँ पर पूरी तरह से इस मिड डे मील स्कीम को चलाया जाता है। साथ ही साथ जो मदरसा हो गए और उसके बाद मकतब्स और भी बहुत सारी चीज़ें हो गई, ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हो जो कि सर्व शिक्षा अभियान के अंडर में आते हैं, तो इन सब चीज़ों के अंदर भी यहाँ पर यह मिड डे मील स्कीम को चलाया जाता है। अब यहाँ से रिगार्डिंग इश्यूज़ और चैलेंजेस क्या हैं, तो करप्शन देखने को मिलता है, करप्ट प्रैक्टिसेस देखने को मिलती हैं, और उसके बाद काफ़ी भेदभाव होता है। भेदभाव क्या होता है, यहाँ पे कास्ट सिस्टम चला दिया जाता है, क्योंकि जो भी मील के लिए बैठाया जाता है लोगों को, तो उनके कास्ट स्टेटस के लिए कास्ट स्टेटस को देखते हुए सेपरेटली यहाँ पर बनाया जाता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। देन उसके बाद यहाँ पर आज के टाइम पर कोविड-19 एक बहुत बड़ा थ्रेट हो गया, कोविड-19 एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा बहुत बड़ा चैलेंज आपको मेलन्यूट्रिशन का देखने को मिलेगा, जो कुपोषण है वो कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा है। इंडिया के अंदर अगर हम बात करें, इंडिया के अंदर जो दुनिया के सबसे ज़्यादा स्टंटेड चिल्ड्रन देखने को मिलेंगे, अंडर न्यूट्रिशन चिल्ड्रन देखने को मिलेंगे। लगभग दुनिया भर के 30% जो चिल्ड्रन है वो इंडिया से आपको देखने को मिल जाते हैं, ऐसा यहाँ पे बोला गया है, और 50% वेस्टेड चिल्ड्रन आपको देखने को मिल जाते हैं अंडर द एज ऑफ 5। देन उसके बाद कुछ रिपोर्ट्स के बारे में डिस्कशन किया गया है, जैसे कि ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट है 2020 की, तो वहाँ पे अगर हम लोग बात करें, इंडिया जो है 88 कंट्रीज़ के अंडर में आता है, ठीक है, जो कि यहाँ पे बोला जाता है कि अपना ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट 2025 तक जो अचीव करना है वो नहीं कर पाएगा। उसके बाद यहाँ पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है 2020 का ये आया था, इसमें इंडिया की रैंक 94 है 107 कंट्रीज़ में से, और आप कह सकते हो 94 मतलब 107 कंट्रीज़ में से 94 रैंक, काफ़ी नीचे आपको ये देखने को मिलेगा। बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं वो ज़्यादा प्रॉपर आप कह सकते हो वर्क करती हुई नजर आएंगी इसके रिगार्डिंग। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, इसकी वजह से मिड डे मील स्कीम चलता हुआ नजर आएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। देन उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पर चर्चा करते हैं। ये आर्टिकल है ट्रांसजेंडर्स के बारे में। बात ये करी गई है, बहुत सारे मेंबर्स हैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के जिन्होंने सब इंस्पेक्टर की जॉब के लिए अप्लाई किया है ओडिशा के अंदर। अब यहाँ पे आप देख पाओगे नाम दिया गया है प्रतिमा बेहरा, 22 साल की ये हैं ट्रांसजेंडर। इन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी हैं, ठीक है, अब यहाँ पर पुलिसमैन के लिए अप्लाई किया है, ठीक है। आप कह सकते हो कि बहुत सारे ऐसी और भी लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर इसके लिए अप्लाई किया है। अभी क्या है कि वहाँ पर ओडिशा के अंदर बहुत सारी वैकेंसीज निकल कर आई थी, लगभग 477 एसआई की, 1,32,496 कैंडिडेट्स जो है उन्होंने अप्लाई किया था, जिसमें से 26 इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि 26 ट्रांसजेंडर कम्युनिटी देखने को मिलेंगी, और इन्होंने जो है यहाँ पर अप्लाई किया है। और एक तरीके से बहुत सारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटियाँ जिन्होंने अपने ऊपर वर्क किया है, चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स हो, मेडिटेशन हो, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर वर्क किया है, और इसके रिगार्डिंग यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो एक अच्छा स्टेप है जो कि यहाँ पर लिया जा रहा है। तो ओडिशा के अंदर एक बढ़िया स्टेप कहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी मेंबर कम्युनिटीज़ ने अप्लाई किया है सब इंस्पेक्टर जॉब के लिए ओडिशा के अंदर। जो ये डिस्क्रिमिनेशन है वो कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ नजर आएगा, ऐसा यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये कुछ पिक्चर्स दी गई हैं कि ट्रांसजेंडर पर्सन है वो प्रिपेयर कर रहे हैं एसआई जॉब के लिए भुवनेश्वर के अंदर, ठीक है। और भी बहुत सारी जगह पर इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर चलती हुई नजर आ रही हैं, जो कि एक ग्रेट स्टेप है। ओके, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे आता है पेज नंबर 8 पर एक आर्टिकल पेगासस स्पाईवेयर के बारे में। पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया गया है जर्नलिस्ट के ऊपर। अब यहाँ पर आप कह सकते हो स्पाईवेयर क्या है, तो जासूसी करने के लिए यहाँ पर पूरा का पूरा स्पाईवेयर है। यहाँ पर एक तरीके से फ़ोन का जो डेटा वगैरह है वो निकाल लिया जाता है, फ़ोन के कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं वो निकाल लिए जाते हैं, तो ये इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर जर्नलिस्ट के ऊपर ये यूज़ होता हुआ नजर आएगा। तो ऐसा यहाँ पे बोला गया है। जो टेलीफोन नंबर्स हैं लगभग 40 इंडियन जर्नलिस्ट के वो लीक हुए हैं इस आप कह सकते हो लीक हुए हैं लिस्ट ऑफ पोटेंशियल टारगेट्स ऑफ सर्विलेंस के अंदर में। और यहाँ पे बोला यह जा रहा है, देखो ये जो पेगासस सॉफ्टवेयर होता है ये क्या होता है आगे हम डिस्कस करेंगे। पेगासस सॉफ्टवेयर काफ़ी खतरनाक है, ये फ़ोन के अंदर इंस्टॉल हो जाता है। फ़ोन में आपके लिंक आएगा, उस पर लिंक पे आपने क्लिक कर दिया तो फिर आपके फ़ोन में वो इंस्टॉल हो जाएगा, या फिर वीडियो कॉल व्हाट्सएप पे आती है या वॉइस कॉल आता है तो वहाँ से उसके माध्यम से भी ये पेगासस सॉफ्टवेयर आपके फ़ोन के अंदर इंस्टॉल हो जाता है, और इसकी वजह से फिर आपके फ़ोन का जो भी एक्सेस है वो दूसरा बंदा निकाल सकता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है। वही चीज़ यहाँ पर जर्नलिस्ट के साथ देखने को मिली है।
देन उसके बाद जो इंडियन मिनिस्टर्स है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो गए, अपोजिशन लीडर्स हो गए, यहाँ पर आप कह सकते हो इन्होंने इन लोगों के साथ भी यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखने को मिली हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर सभी लोगों के साथ हो रही हैं। और जो ये लीक्ड टेलीफोन नंबर्स हैं, ये आप कह सकते हो कि ये जो अभी टेलीफोन नंबर्स बहुत सारे लीक हुए हैं, उनमें जो है बहुत सारे राइटर्स हैं, अलग अलग मीडिया से बिलोंग करते हैं, जैसे कि हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, इंडिया टुडे, इंडियन एक्सप्रेस, नेटवर्क 18। तो यहाँ सभी जगह से अलग अलग राइटर्स हैं जिनके यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो नंबर है, लिस्ट लीक्ड नंबर लिस्ट है, ठीक है, इसको एक तरीके से लाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये सारी चीज़ देख सकते हो। अब यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे और नाम्स भी दिए गए हैं, जैसे कि बहुत सारे जर्नलिस्ट के नाम दिए गए हैं जिनके रिगार्डिंग ये सारी चीज़ें हुई हैं, जिनके नंबर लीक हुए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट आपको नहीं नजर आएंगी, नाम वगैरह ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। अब यहाँ पे क्या है इंपॉर्टेंट, क्या है वो है पेगासस स्पाईवेयर। अब ये पेगासस स्पाईवेयर एग्जैक्टली क्या है, इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। कौन सी कंट्री इसको चला रही है, क्या बोला जाता है, कौन सी कंट्री ने इसको डेवलप किया है, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। तो ये आर्टिकल आपका जीएस पेपर 3 साइबर अटैक के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पेगासस बेसिकली एक एनिमल है। पेगासस क्या होता है एग्जैक्टली, मैं भी आपको पिक्चर में दिखाता हूँ। मैंने अभी कुछ टाइम पहले एक आर्टिकल डिस्कस किया था इसी के रिगार्डिंग। तो पेगासस कुछ इस प्रकार का एनिमल होता है, यहाँ पे आप लोग देख पाओगे। ठीक है, ये हॉर्स है पंख के साथ। नाउ यहाँ पे क्या है, अब ये जो पेगासस स्पाईवेयर है, ये एक स्पाईवेयर है जिसको इजरायली कंपनी ने डेवलप किया है। आपको ध्यान देना है, इजराइल का एक साइबर आर्म फर्म है एनएसओ ग्रुप टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर इसके द्वारा एक तरीके से यहाँ पर आप कह सकते हो कि डेवलप किया गया है। ये यूज़ किया जाता है, लिंक वगैरह यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अगर आपने लिंक पर क्लिक कर दिया है तो आपके फ़ोन में ये पेगासस जो है इंस्टॉल हो जाएगा, फिर आपके फ़ोन को जो है पूरी तरह से टारगेट बनाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो सिटीजन लैब है आज के टाइम पर, वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है बहुत सारे केसेस के रिगार्डिंग। ठीक है, जो ये पेगासस इन्फेक्शंस हैं, इसकी वजह से इनके रिगार्डिंग बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो सिटीजन लैब लगा पड़ा है, इनके ऊपर कार्रवाई चलती हुई नजर आएगी। उसके बाद यहाँ पे जो ये पेगासस है, ये आपका जो फ़ोन ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको भी यहाँ पे पूरी तरह से खतरा पहुँचाता है। आपके फ़ोन के जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं और भी जो है पूरा एक्सेस आपके फ़ोन का ले लिया जा सकता है अगर ये पेगासस स्पाईवेयर आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाता है तो। उसके बाद और भी साइबर सिक्योरिटी कंपनी हैं जो कि मिलकर काम कर रही हैं, जैसे कि लुकआउट हो गया। अभी मैंने सिटीजन लैब के बारे में बताया, तो लुकआउट ने पार्टनरशिप करी है सिटीजन लैब के साथ और ये लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं पेगासस को। और यहाँ पर कोशिश ये है कि जल्द से जल्द इन चीज़ों को फाउंड अप किया जाए। ठीक है, एक तरीके से यहाँ पर और भी चीज़ें जो है इसका तोड़ निकाला जाए ना। व्हाट्सएप की किसी से में अगर हम बात करें तो व्हाट्सएप में भी आप कह सकते हो कि आपके पास वॉइस कॉल आती है, वॉइस कॉल ना उठाने पर भी आपको ये फ़ोन में पेगासस स्पाईवेयर इंस्टॉल हो जाता है, तो ये दिक्कत आ जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आप लोग देख सकते हो। पेगासस स्पाईवेयर यूज़ किया जाता है टू एक्सट्रैक्ट मैसेजेस और अदर इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए यहाँ पर इसका सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है, तो आपको ध्यान रखना है। देन उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बात करेंगे। यहाँ पे आपको मालूम होगा अभी हाल ही में ये आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा पब्लिश हुआ था, जो अफगानिस्तान के अंदर अफगानिस्तान तालिबान का इशू चल रहा है, उसी बीच में हमारे एक फ़ोटो जर्नलिस्ट थे दानिश सिद्दीकी जी, तो इनकी डेथ हो गई है। इनको एक तरीके से तालिबान ने मार दिया, ऐसा भी बोला जाता है, गोलियां काफ़ी लगी हैं इनको। तो उसी वजह से आर्टिकल न्यूज़ में है। तो यहाँ पे हुआ क्या है, लोगों ने रिस्पेक्ट पे करी है इनको, ठीक है, दिल्ली के अंदर, और एक तरीके से इनको बरी किया गया है। कहाँ पर बरी बोल रहा हूँ, बरी डाउन किया गया है कहाँ पर, जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर। ठीक है, जामिया मिलिया इस्लामिया। तो यहाँ पर इन्होंने एक तरीके से इस चीज़ की रिक्वेस्ट वगैरह भी एक्सेप्ट करी है। जो इनकी बॉडी है वो आप कह सकते हो, देख पाओगे जो जामिया मिलिया इस्लामिया के ग्रेवयार्ड है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पे और भी देख सकते हो कि जो ये जामिया मिलिया इस्लामिया, यहीं पर इनके फादर पहले वर्क किया करते थे, ऐसा यहाँ पे बोला गया, जिनका नाम था अख्तार सिद्दीकी। ये रिटायर्ड पर्सन है जामिया मिलिया इस्लामिया के। ठीक है, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन हुआ करते थे। तो इन्हीं के रिगार्डिंग यहाँ पे सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो दिल्ली में आप कह सकते हो कि बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पे खड़े होकर एक तरीके से इन्होंने रिस्पेक्ट वगैरह पे भी करी है इनको। तो उसके रिगार्डिंग छोटा सा आर्टिकल आपको देखने को मिल पाएगा। देन उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर बात करता है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने प्लान किया है मीडियम लिफ्ट चॉपर को बनाने के लिए। अब ये चॉपर क्या है, कुछ इस प्रकार का आपको ये पिक्चर में देखने को मिलेगा। इंडिजीनियस मैन्युफैक्चर्ड हेलीकॉप्टर आपको ये देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अब क्या है, जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है प्लान कर रहा है इंडिजीनियसली बनाए जाएं, ये डेवलप करे जाएं मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर को। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे ज़रूरत भी है हमारी आर्मी को, तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे बोला गया है। तो आने वाले कुछ टाइम में हो सकता है इस चीज़ के ऊपर चीज़ें फाइनलाइज किया जाएं, और एक कमेटी है, ठीक है, वहाँ पे अप्रोच होगा कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। देन उसके बाद यहाँ पर साल के एंड तक जो है चीज़ें सामने आएंगी। क्या यहाँ पर इसके ऊपर ऑलरेडी ऑब्वियसली बात है डेवलपमेंट होगा या नहीं होगा, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलने वाली हैं। लगभग आपको देखने को मिलेगा ये जो तीनों सर्विसेज हैं, यहाँ पर आप तीनों सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है कि हाँ कुछ इस प्रकार की चीज़ें होनी चाहिए।
नाउ अब यहाँ पर ये वर्क होता हुआ नजर आएगा जैसे ही आगे यहाँ पर चीज़ें सही होती हैं। तो इसके लिए फंड वगैरह रिलीज़ किया जाएगा। जो ये प्रोजेक्ट है, लगभग प्रोजेक्ट में बोला जा रहा है 10,000 करोड़ रुपए तक का ये प्रोजेक्ट हो सकता है और यहाँ पर ये आर्मी की रिक्वायरमेंट को पूरी किया जा सकता है। तो यहाँ पर होने वाला है HAL की प्लानिंग और ये बनाएगा फिर मीडियम लिफ्ट चॉपर को। ठीक है, तो ये जो नीचे आपको पिक्चर में दिख रहा है ये एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है, लेकिन यहाँ पर मीडियम लिफ्ट चॉपर को बनाने की बातचीत करी जा रही है। ठीक है, नेवी जो नेवी है उन्होंने अपना रिक्वायरमेंट भी दिया है कि हाँ भाई रिक्वायरमेंट भी है इन चॉपर्स की। तो उसके बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बोला ये भी है कि आज के टाइम पर जो है देखो यहाँ पर डेवलपमेंट करने में टाइम लगेगा, तो अभी जल्द से जल्द जो अभी रिपोर्ट्स पब्लिश होंगी देन उसके बाद यहाँ पर एक डिटेल डिज़ाइन ये सब भी डन कर तैयार एक तरीके से कर भी लिया गया है। तो फिर तब भी एक अप्रूवल चाहिए ताकि चीज़ों को आगे इम्प्लीमेंट किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें बताई गई हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास आज के टाइम पर अपना इंडिजीनियस प्रोडक्ट बनाने की पूरी तरह से कैपेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। तो यही ये सारी चीज़ें बनाता हुआ नज़र आता है। तो यहाँ पर ये चॉपर देखने को मिलने वाले हैं आने वाले टाइम पर। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है यहाँ पर नीचे की साइड, माओइस्ट कैडर्स ले डाउन आर्म्स इन ओडिशा। अब हुआ क्या है, ओडिशा के अंदर जो ओडिशा की पुलिस है उसके सामने बहुत सारे जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट हैं, ठीक है, या फिर जो माओइस्ट होते हैं जिनको हम लोग माओइस्ट बोलते हैं। ठीक है, अब क्या है कि इन्होंने अपनी गन डाउन कर दी है, तो ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, वो झुक गए हैं, तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। फिलहाल आर्टिकल में कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, तो ये आपसे कैसे पूछा जाएगा, ये क्या न्यूज़ पूछी जाएगी एग्जाम में? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे मैं ये वाला आर्टिकल आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पहले भी पूछा है कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म क्या होता है, माओइस्ट क्या होता है। ठीक है, इंडिया के अंदर कौन कौन से एरियाज़ है जो कि सबसे ज़्यादा मॉइस्ट अफेक्टेड एरियाज़ हैं, ये मॉइस्ट कॉन्सेप्ट आया कहाँ से है, इंडिया के अंदर कहाँ से शुरू हुआ है। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि एग्जाम में पूछी गई हैं और आने वाले टाइम पे भी पूछी जाएंगी डेफिनेटली। तो ये आर्टिकल में हम बात करें तो ये आपका जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि जीएस पेपर 3 में आप टॉपिक देखोगे तो आपका खुद दे रखा है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म और भी बहुत सारे टॉपिक्स दे रखे हैं जो कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। नाउ ये जो बात करते हैं हम लोग लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के बारे में, तो ये जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है या फिर माओइस्ट हैं, दोनों एक ही हैं। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को ही हम लोग माओइस्ट बोलते हैं। ठीक है, दुनिया भर में ये नक्सल्स के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, आप कह सकते हो कि माओइस्ट के नाम से दुनिया भर में जाने जाते हैं और नक्सल के नाम से भारत के अंदर जाने जाते हैं। भारत के अंदर माओइस्ट के नाम से भी जान लेते हैं हम लोग, माओइस्ट के नाम से भी देखते हैं, लेकिन यहाँ पे दुनिया भर में सबसे ज़्यादा जो नाम इस्तेमाल होता है वो है माओइस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, माओइस्ट, नक्सल सब एक हैं। नाउ यहाँ पे अगर हम लोग बात करें जो टर्म है नक्सलिज्म, ये कहाँ से आया है, तो ये वेस्ट बंगाल के अंदर एक गांव था नक्सलवाड़ी, तो वहाँ से ये पूरा का पूरा टर्म आया है। वहाँ पे एक सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, एक लैंडलॉर्ड था, ठीक है, एक लैंड डिस्प्यूट के ऊपर ये चीज़ें चल रही थी, तो उसकी वजह से यहाँ पर ये डिस्प्यूट क्रिएट हुआ। देन उसके बाद यहाँ पर ये नक्सलवाड़ी से ही निकल कर ये नक्सल आया है। देन उसके बाद यहाँ पे क्या है, आप कह सकते हो जो मूवमेंट है, एक मूवमेंट चलाया गया। ठीक है, आप कह सकते हो कि लोगों की ज़मीन हथियाई जा रही थी, लेकिन लोगों ने एक तरीके से फिर हथियार उठा लिए, ये ऐसी कुछ चीज़ें देखने को मिली थी। होगा तो मेरे ऊपर अगर मेरे को टाइम मिलता है तो मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा डेफिनेटली। ठीक है, अभी कुछ टाइम तक मैं बिल्कुल भी फ्री नहीं हूँ, लगभग 1 तारीख तक तो बिल्कुल ही फ्री नहीं हूँ, लेकिन 1 तारीख के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें और भी देखने को मिलने वाली हैं इस चैनल के ऊपर। ठीक है, इन दोनों वीडियो के अलावा आपको और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो हैं, खासकर स्टैटिक पोर्शन, हिस्ट्रीज़ वगैरह, वो सब कवर होती हुई नजर आएंगी इस चैनल के ऊपर। ठीक है, अभी 1 तारीख के बाद से होगा वो सब। और आज तो वैसे भी अभी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं क्योंकि मैं अपने जो है आउट ऑफ होम टाउन हूँ। ठीक है, तो मैंने कल आपको बताया भी था, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आज के टाइम पर क्रिएट हो रही हैं मेरे साथ। तो देखते हैं, यहाँ पे हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं जल्द से अपने न्यूज़पेपर को आज को कंप्लीट करें, क्योंकि आज जो है थोड़ा सा लेट भी हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे खैर माओइस्ट के बारे में। तो देखो ये जो माओइस्ट है आज के टाइम पर, ये जो मूवमेंट है वो काफ़ी तेज़ी से फैल चुका है बहुत सारे एरियाज़ में, जैसे कि छत्तीसगढ़ के अंदर हाल ही में छत्तीसगढ़ के सुकमा डिस्ट्रिक्ट में आपको एक नक्सल अटैक देखने को मिला था, जहाँ पे हमारे बहुत सारे जवान शहीद हुए थे। तो छत्तीसगढ़ हो गया, ओडिशा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, यहाँ सभी जगह पर आपको ये जो है नक्सल या फिर माओइस्ट है ये देखने को मिल जाएगा सबसे ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, जो ये माओइस्ट है ना, माओइज्म, ठीक है, जिसको हम लोग माओइज्म बोलते हैं, माओइज्म एक फॉर्म है कम्युनिज्म की। अभी जो माओइज्म या फिर माओइस्ट है, इसको डेवलप किसने किया था, इसको डेवलप किया था माओ से तुंग ने। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, माओ जेडोंग भी बोलते हैं हम लोग। तो ये जो माओ जेडोंग है, ठीक है, यहाँ पर एक तरीके से माओइस्ट या फिर माओइज्म का काम क्या होता है, इसका मेन मकसद यही होता है कि जो स्टेट पावर है उनको कैप्चर कर लेना। ठीक है, जो भी यहाँ पर एक तरीके से गवर्नमेंट की पावर उनको कैप्चर करना, गवर्नमेंट की ये सुनते नहीं है, गवर्नमेंट के खिलाफ ही चलते रहते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट की पावर को यहाँ पे कैप्चरिंग करने की पूरी तरह से वर्क होता है।
एक तरीके से यहाँ पे शांतिपूर्वक भी नहीं, क्या होता है यहाँ पर बंदूकें उठाकर या फिर हिंसा क्रिएट कर कर यहाँ पर पावर्स को छीना जाता है, पावर्स को अपने हाथ में लिया जाता है। वो कॉन्सेप्ट आता है माओइज्म का। नाउ यहाँ पे मैंने आपको बताया माओ जेडोंग करके एक नाम, ठीक है। माओ जेडोंग कौन था, तो यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए, ये है पिक्चर माओ जेडोंग की, ठीक है। अब आपको देखने में लग ही रहा होगा ये कहाँ का व्यक्ति है, बिल्कुल चाइना का। नाउ ये जो माओ जेडोंग है यहाँ पे चेयरमैन थे, ठीक है। आप कह सकते हो कि जाने जाते थे चेयरमैन माओ के नाम से। देन उसके बाद यहाँ पे एक चाइनीज़ कम्युनिस्ट चेयरमैन थे और साथ ही साथ एक चाइनीज़ कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशनरी थे। उसके बाद यहाँ पे फाउंडिंग फादर थे किसके, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के, ठीक है, जिन्होंने रूल किया है। आप कह सकते हो कि जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है इसको एक तरीके से यहाँ पे चेयरमैन भी रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, मतलब कि चाइना से बिलोंग करने वाले ये व्यक्ति हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। देन उसके बाद बढ़ते हैं आगे, और क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल इस वीडियो में, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो, अभी मैंने एक चीज़ यहाँ पे स्किप कर दी है। स्किप क्या कर दिया, अभी हमने पढ़ा था माओ जेडोंग के बारे में। देन उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ यह है, इंडिया के अंदर भारत में बहुत सारे एरियाज़ हैं जो कि सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हैं इससे माओइस्ट से। तो यहाँ पे खासकर रेड कॉरिडोर्स आपको देखने को मिलेंगे। रेड कॉरिडोर्स में छत्तीसगढ़ भी आएगा, झारखंड भी आएगा। यहाँ सबसे ज़्यादा आपको माओइस्ट देखने को मिलते हैं, सबसे ज़्यादा नक्सल अटैक भी देखने को मिलता है। और उसके बाद जो ऑरेंज वाले एरियाज़ हैं ये आपको थोड़े बहुत अफेक्टेड देखने को मिलेंगे। पीले वाले एरियाज़ जो हैं वो कम अफेक्टेड हैं। और एक तरीके से जो ये ब्लू वाले एरियाज़ हैं वो नए एरिया हैं जहाँ पर मॉइस्ट का एक्सपेंशन हुआ है, जैसे कि आसाम मणिपुर के अंदर अभी यहाँ पर ज़्यादा एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है मॉइस्ट का, ओके, या फिर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का। तो ये चीज़ आपको देखनी है। देन उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ आते हैं। यहाँ पे एक आर्टिकल में बात हो रही है जो ये 326 सेडिशन के केसेस हैं, इनको फाइल किया गया था लगभग 2014 से लेकर 2019 के बीच में। मतलब कि जो ये सेडिशन के केसेस हैं, राजद्रोह के केसेस हैं, ये काफ़ी हद तक फाइल करे गए हैं। बोला ये जा रहा है लगभग 326 केसेस को फाइल किया गया था 2014 से लेकर 19 के बीच में। और देखने वाली बात यह है कि इसमें से भी बहुत सारे जो केसेस हैं वो कॉन्विक्शन साबित ही नहीं हुए, मतलब कि वो मुजरिम साबित ही नहीं हुए इस केस के अंडर में। तो यहाँ पर ये आर्टिकल आपको इसी वजह से न्यूज़ में देखने को मिलेगा। प्लस एक वजह से न्यूज़ में और है क्योंकि यहाँ पर आप कह सकते हो कि इसके रिगार्डिंग ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सेडिशन का इस्तेमाल काफ़ी गलत तरीके से आज के टाइम पर आपको देखने को मिलेगा। बात बात पर सेडिशन का इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है। यानी कि जो सरकार है वो राजद्रोह के चार्जेस लगा देती है किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर। और इस टाइप के बहुत सारे केसेस आपको देखने को मिलेंगे हाल ही में, जैसे कि विनोद दुआ और भी बहुत सारे केसेस जिनके बारे में चर्चा मैंने ऑलरेडी कर चुका हूँ, ठीक है, जो कि यहाँ पे कॉन्विक्शन साबित भी नहीं हुए हैं, मतलब मुजरिम साबित भी नहीं हुए हैं इस केस के अंडर में, लेकिन उनके ऊपर सेडिशन के चार्जेस, राजद्रोह के चार्जेस लगा दिए गए हैं। तो इस तरह की चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। नाउ यहाँ पे बोला यह क्या है, जो लगभग 326 केसेस को रजिस्टर्ड किया गया था और 2024 से लेकर 2019 के बीच में, जिसमें से जो सबसे ज़्यादा केसेस हैं वो आसाम के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। 54 केसेस देखने को मिलेंगे जो सेडिशन के रिगार्डिंग है। देन उसके बाद यहाँ पे बोला यह जा रहा है बहुत सारे एरियाज़ में अलग अलग जगह पर ये केसेस फाइल करे गए हैं। उनके अंदर जो कॉन्विक्शन रेट है कहीं पर बिल्कुल ज़ीरो है, कहीं पर 2 कॉन्विक्शन साबित हुए हैं, कहीं पर 3 कॉन्विक्शन हुए हैं। लेकिन यहाँ पे पूरे तरीके से अगर हम बात करें कोई कॉन्विक्ट हुआ है तो ऐसा यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। बहुत कम लोग कॉन्विक्टेड यहाँ पर देखने को मिलेंगे जिनके खिलाफ चीज़ें प्रूव हो चुकी हैं। हालांकि मतलब कि इससे पता ये चलता है कि सेडिशन का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसको इस्तेमाल नहीं, इसको मिसयूज़ बोला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बात बात पे अगर आप लोग यहाँ पर सेडिशन लॉ का इस्तेमाल करते हो तो सेडिशन लॉ एक्जैक्टली क्या है, तो जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे कुछ आपको सिलेबस देखने को मिलेगा, यहाँ से आप लोग इसको रिलेट कर सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं सेडिशन लॉ के इतिहास की। तो सेडिशन लॉ को इनेक्ट किया गया था 17वीं सेंचुरी में, तो ध्यान रखना है। और इसको एक तरीके से ओरिजिनली ड्राफ्ट किया गया 1837 में थॉमस मैक्ले के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर इंडियन पीनल कोड लाया गया था। इंडियन पीनल कोड के अंदर उसी टाइम पर लगभग 1860 के अंदर इसको इनेक्ट करने की कोशिश करी गई थी। लेकिन यहाँ पर आप कह सकते हो जो पूरी तरह से जो सेक्शन 124 है, यानी कि इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 124A, तो यहाँ पे क्या है इसके अंदर इंसर्ट कर दिया गया था जो है सेडिशन को। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है सेडिशन को कहाँ पे डाला गया, सेक्शन 124A के अंडर। और सेक्शन 124A को कब डाला गया आईपीसी के अंडर, तो वो 1870 के अंदर सेक्शन 124A को इंसर्ट किया गया था। ये सारी चीज़ें करते वक्त एक चेंज तो करना पड़ेगा जिसको हम लोग अमेंडमेंट बोलते हैं। तो इस अमेंडमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया था सर जेम्स स्टीफन के द्वारा। देन उसके बाद आज के टाइम पे अगर हम बात करें सेडिशन लॉ के क्या हाल हैं, तो सेडिशन एक बेसिकली क्राइम है, यानी कि एक जो राजद्रोह वगैरह वो एक क्राइम आपको देखने को मिलेगा। और ये किसके अंदर डिफाइन किया गया है, वो डिफाइन किया गया है अंडर द सेक्शन 124A ऑफ द इंडियन पीनल कोड। नाउ ये सेक्शन 124A इंडियन पीनल कोड का एग्जैक्टली क्या बोलता है, ये डिफाइन करता है, एक तरीके से सेडिशन की डेफिनेशन बताता है। सेडिशन का मतलब यह है कि मान लो कोई भी व्यक्ति है वो अगर सरकार के खिलाफ बोलकर, लिखकर, अपना विजिबल रिप्रेजेंटेशन देकर अगर कुछ बोलता है, सरकार के खिलाफ डिसअफेक्शन दिखाता है, तो उसके खिलाफ यहाँ पे सरकार जो है
ये सेडिशन के चार्जेस लगा सकती है। हालांकि चाहे वो सही बात बोल रहा हो, तब भी यहाँ पे सरकार जो है सेडिशन के चार्जेस लगा देती है। तो ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं, इस वजह से इसका मिसयूज़ ज़्यादा होता हुआ नजर आएगा। पनिशमेंट की बात करें तो सज़ा क्या है इसके अंदर, अगर किसी को बंदे को यहाँ पर चार्ज किया जाता है सेडिशन के अंडर में, तो बेसिकली ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है। उसी के साथ यहाँ पर सज़ा भी है, सज़ा के साथ साथ यहाँ पर फाइन भी ऐड किया जा सकता है। सज़ा 3 साल की, 3 साल से बढ़ाकर यहाँ पे उम्र कैद भी की जा सकती है। और उसके बाद यहाँ पे जो भी व्यक्ति फैसिलिटी ले रहा है गवर्नमेंट जॉब की, उसे गवर्नमेंट जॉब से हटा दिया जाएगा। देन उसके बाद कोई भी व्यक्ति है जो कोई सेडिशन के अंदर चार्ज किया जाता है, तो उसको पासपोर्ट वगैरह नहीं दिया जाएगा और एक तरीके से कोर्ट के चक्कर बार बार मारते रहने होंगे जब जब कोर्ट बुलाएगा। ओके, ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। उसके बाद आते हैं पेज नंबर 9 के ऊपर। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखने को नहीं मिलेगा। एक आर्टिकल छोटा सा ये देखने को मिल सकता है आपको, क्योंकि यहाँ पर ये आर्टिकल यूपीएससी में मेरे ख्याल से 2019 में जीएस पेपर 4, ठीक है, जीएस पेपर 4 एथिक्स में पूछा गया था। वो पूछा गया था किसके बारे में, हूच के बारे में पूछा गया था। अब ये हूच क्या है तो इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। लगभग हुआ क्या है, तो हूच ट्रेजिडी देखने को मिली है बिहार के अंदर। हूच की वजह से काफ़ी सारे लोगों की जान गई है, ठीक है। और ये पंजाब के अंदर भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। पिछले साल बहुत ज़्यादा हूच ट्रेजेडी हुई थी। ये एग्जैक्टली क्या है, तो हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं। हूच क्या है, देखो हूच जो है इलीगल तरीके से बनाई हुई शराब कह सकते हो, इलिसिट लिकर कह सकते हो, उसको हम लोग हूच बोलते हैं, ठीक है। जीएस पेपर 4 में पूछा गया था, तो वहाँ से आप इसको रिलेट कर सकते हो। नाउ यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं अल्कोहल की, तो ये देखो अल्कोहलिक बेवरेजेस है, यानी कि अल्कोहलिक बेवरेजेस कैसे बनाई जाती हैं, जो शुगरी स्टार्च सब्सटेंसेस हो गए, इनको छान कर बनाई जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें हूच की, तो हूच को बोला जाता है इलिसिट लिकर, यानी कि अवैध तरीके से बनाई हुई ये शराब है। अब यहाँ पे देखो कोई भी जो अल्कोहलिक बेवरेज है, इसको अनलाइसेंस कंडीशन में बनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर ऑब्वियसली बात है गलत तरीके से बना रहे हैं, तो इसके लिए यहाँ पर लाइसेंस वगैरह नहीं होता है, अनलाइसेंस कंडीशन में बनाया जाता है। इसको हम लोग इलिसिट लिकर बोलते हैं। और दूसरी चीज़, यहाँ पर बहुत सारे रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाता है, रॉ मटेरियल के साथ बहुत सारे केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर ये शराब काफ़ी खतरनाक हो जाती है, एक तरीके से जहर बन जाती है, और इसी जहर को बहुत सारे लोग पीते हैं, और इसी हूच की वजह से ट्रेजेडी क्रिएट होती है। यहाँ पर आप देख पाओगे इसको पीने की वजह से बिहार के अंदर बहुत सारे लोगों की जान गई है, तो इसी को बोला गया है हूच ट्रेजेडी। ओके, मेरे ख्याल से यहाँ पे पूछा गया था, आप इस पर्टिकुलर सेक्टर के डीएम हो, तो फिर यहाँ पर आपको हूच ट्रेजेडी कैसे टैकल करनी, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन ही था, ठीक है। मैं आपको पोस्ट कर दूंगा टेलीग्राम पर। देन उसके बाद यहाँ पर क्या है, जो ये टर्म है हूच, ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है। यहाँ पर आज के टाइम पर आपको देखने को मिलेगा बहुत ज़्यादा पॉपुलर न्यूज़पेपर में ये टर्म हूच ही कवर किया जाता है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये जो हूच है इलिसिट शराब, इसको पॉइजनस क्या चीज़ बना देती है, इसको जहरीली ये क्या चीज़ बना देती है। तो देखो सबसे पहली चीज़ अनरेगुलेटेड कंडीशन, देखो यहाँ पे एक तो अनलाइसेंस वे में बनाया जा रहा है, गलत तरीके से बनाया जा रहा है, केमिकल्स इस्तेमाल हो रहा है, और चीज़ें रेगुलेट करी नहीं जा रही हैं, उन सब की वजह से ये जहरीली बन जाती है। देन उसकी वजह से और क्या दिक्कतें देखने को मिलती हैं, तो यहाँ पर और चीज़ें देखो आप कह सकते हो कि जो मीथानॉल और मिथाइल अल्कोहल होता है वो यहाँ से प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। प्रोड्यूस किया जा सकता है मिथाइल और मीथानॉल, आपको ध्यान रखना है। और ये एक तरीके से काफ़ी खतरनाक चीज़ है मिथानॉल और मिथाइल, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ हो गई। देन उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, जो इंडस्ट्रियल मिथाइल अल्कोहल हो गया, या फिर और भी डीनेचर्ड स्पिरिट हो गया, जो इथानॉल और मिथानॉल का मिक्सचर हो गया, इन सबको ऐड किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर मिला दी जाती हैं तो इससे क्या होता है, रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें जो मिथाइल अल्कोहल होता है वो पूरी तरह से जहरीली होती है। लगभग अगर आप लोगों ने 10 ml अगर मिथाइल अल्कोहल को कंज्यूम कर लिया, ठीक है, अगर हम मिथाइल की बात करें 10 ml अगर मिथाइल को कंज्यूम किया जा सकता है, तो 10 ml की वजह से ब्लाइंडनेस क्रिएट हो जाएगा, इंसान अंधा हो सकता है। और 30 ml कंज्यूम कर लिया जाए तो उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। ऐसी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती है, ऑन द स्पॉट नहीं कह सकते हम लोग, 10 से 30 घंटे के अंदर डेथ हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। यहाँ पे चार चीज़ें हो गई। देन उसके बाद क्या इसका कोई ट्रीटमेंट है, बिल्कुल ट्रीटमेंट है। यहाँ पे देखो हो क्या रहा है, शराब के अंदर मिथाइल और मिथानॉल आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इसका ट्रीटमेंट क्या है, इथाइल, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट है इथाइल अल्कोहल, जिसको हम लोग और भी चीज़ें, और दूसरा ट्रीटमेंट है फोमप्रिजोल, ठीक है। तो यहाँ पर ये ट्रीटमेंट है, इसकी एक एंटीडोट की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे क्या होगा, जो भी यहाँ पर मिथाइल अल्कोहल बॉडी के अंदर चला गया है ऐसे शराब के माध्यम से, तो ये सब आपके यूरिन के थ्रू निकल जाता है। तो ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो इसका ट्रीटमेंट ये है। साथ ही साथ कुछ और एडवांस ट्रीटमेंट होता है। तो एडवांस ट्रीटमेंट आपको कुछ यहाँ पर सर्जरी वगैरह करानी पड़ती है, एक तरीके से आप कह सकते हो। यहाँ पे हेमोडायलिसिस की ज़रूरत है, जहाँ से आपके ब्लड स्ट्रीम्स यानी कि जो आपके खून है वहाँ से ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस को अलग करना पड़ता है। तो ऐसे यहाँ पर कोई एडवांस लेवल का ट्रीटमेंट भी करवाया जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है।
ओके। देन उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ आते हैं, तो यहाँ पर आप देख पाओगे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं देखने को मिलेगा, सारा पैंडेमिक से रिलेटेड आर्टिकल है, पैंडेमिक ये वैक्सीन वो। अब यहाँ पे आते हैं पेज नंबर 11 के ऊपर, दैट इज़ वर्ल्ड सेक्शन, देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। तो यहाँ पे एक आर्टिकल है जिसमें चर्चा हो रही है तालिबान को लेकर। तो ये जो तालिबान लीडर हैं आज के टाइम पर, आप कह सकते हो उन्होंने बोला है एक तरीके से कि ये तालिबान की वजह से जो है दूसरी कंट्री के ऊपर यहाँ पर कोई इतना खतरा आपको देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा यहाँ पर ये बोल रहे हैं। तालिबान के जो सुप्रीम लीडर हैं जिनका नाम है हेबतुल्ला अखुनज़ादा, ठीक है, कुछ इस प्रकार का नाम है इसका। तो संडे में ये सारे स्टेटमेंट दिए गए हैं। उसी के बाद यहाँ पर आपको पता ही होगा क्या सिचुएशन क्रिएट हो रही है, वापस से यार वही चीज़ें दोहराई जा रही हैं। लगभग यहाँ पे इतने दिन हो गए, हफ्ता भर हो गया, हफ्ते से ज़्यादा हो गया, हम लोग लगातार इसको कवर कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे ज़्यादा आपको फोकस यहाँ पर देना नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होता है या फिर कुछ इंपॉर्टेंट जैसे टॉक होगी, जैसे आने वाले टाइम पर दोहा टॉक होने वाली है, दोहा पे बातचीत होगी जिसमें यहाँ पर अफगानिस्तान के अंदर शांति बनाने की बातचीत करी जाएगी, तालिबान जो है किस तरीके से चीज़ों को मेंटेन करेगा, तो ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। बट अभी के लिए यहाँ पर चीज़ों को पूरी तरह से स्किप कर सकते हो, डोंट वरी। देन उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आता है, आज का लास्ट आर्टिकल, जिसमें बात करी गई है जूलिया डिकॉनेस टेटने के बारे में। तो यहाँ पर इन्होंने जीत लिया है एक बहुत बड़ा अवार्ड। ये आर्टिकल आपका वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा, वनडे में यहाँ पर ये पूछा जा सकता है। जूलिया डिकॉर्नो यहाँ पर नाम है, लगभग 37 ईयर ओल्ड फ्रेंच डायरेक्टर हैं ये, ठीक है, 37 साल की यहाँ पर डायरेक्टर हैं, फ्रेंच डायरेक्टर जिनका पिक्चर आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। बोला यह जा रहा है कि एक ये प्रोवोकेटिव बॉडी हॉरर ड्रामा है, ठीक है। यहाँ पर आप कह सकते हो कि डायरेक्टर हैं बेसिकली, तो यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह मूवी वगैरह डायरेक्ट करने के यहाँ पे काम करती होंगी। तो ये पहली फीमेल डायरेक्टर बन चुकी हैं लगभग 28 साल के अंदर जिन्होंने केन्स फिल्म फेस्टिवल को जीता है। तो यहाँ पे केन्स फिल्म फेस्टिवल अवार्ड दिया गया। तो ये जो अवार्ड था इसको यहाँ पर जीतने वाली ये 28 साल के अंदर पहली महिला बनी है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसी वजह से पर्टिकुलर व्यक्ति, पर्टिकुलर पर्सनालिटी न्यूज़ में आपको देखने को मिल जाएंगी। नाउ अब बात करते हैं एडिटोरियल की। तो देखो एडिटोरियल के रिगार्डिंग क्या होगा, मैं अभी थोड़ी देर बाद एक और वीडियो पब्लिश करूंगा, उसको आप लोग देख सकते हो। अभी आराम से वीडियो को सुनो, फ्रेश हो, फिर उसके बाद आराम से बैठना। अब क्या है कि मैं आपको दोपहर के टाइम पर एक और वीडियो सेंड कर दूंगा, एक और वीडियो अपलोड कर दूंगा जिसमें मैं ये सारे एडिटोरियल्स डिस्कस करूंगा, ठीक है। ये रोज़ाना ऐसा नहीं होता है, कभी कभी आपको ये सिनेरियो देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर अगर इफेक्टिव वे में चलना है, अच्छे से कवर करना है, तो थोड़ा सा लेंदी हो जाती हैं चीज़ें। जैसे हमने सारी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कवर करे हैं, मैंने सिलेबस से मैं मिलाकर मैं आपको सारी चीज़ें दे रहा हूँ, यहाँ पर सारे नोट्स आपको मैं दे रहा हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको सपोर्ट करना होगा। प्लस यहाँ पे आज के टाइम पर जो है जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो सिचुएशन भी काफ़ी बेकार सी हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आउट ऑफ टाउन हूँ तो दिक्कत भी बहुत हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मुझे अभी यहाँ पर इसके रिगार्डिंग एक और आर्टिकल, यहाँ पे एक और वीडियो बनाना पड़ेगा। तो अभी मैं एडिटोरियल का डिस्कशन एक दूसरे वीडियो में करने वाला हूँ, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। तो यहाँ पे आप लोग जो है इसको सुनो, तब तक मैं यहाँ पर ये एडिटोरियल का वीडियो तैयार करता हूँ। मैं आपको ये दोपहर के टाइम तक सेंड करता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन बुरी हो रही है, मुझे अपने घर वापस अभी जाना पड़ेगा। तो तब मैं जाकर इसको रिकॉर्ड करूँगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास सारी फैसिलिटीज़ वगैरह यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलेंगी। आई होप आप ये समझते होंगे और ऐसी सपोर्ट करते रहोगे। चलो फिर एंड करते हैं वीडियो को। अभी थोड़ी देर वेट करना, मैं यहाँ पर एडिटोरियल भी दोपहर के टाइम पर इसको पब्लिश कर दूंगा, आप लोग आराम से जो है रात तक उसको देख लेना। अदरवाइज़ इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मैं ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दूंगा। ज़्यादा इस यहाँ पर कुछ नहीं देखने को मिलेगा। ज़्यादा क्यों नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ज़्यादातर वही आर्टिकल्स हैं जो इसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। और देखो हमारा न्यूज़पेपर एनालिसिस कुछ अलग ही वे में चलता है, हम लोग सारे नोट्स वगैरह प्रिपेयर कर देते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादातर आर्टिकल आपने पढ़े हुए हैं जहाँ पे नोट्स भी आपको मिल चुके हैं। जैसे कि यहाँ पे ये आर्टिकल आप देख पाओगे, ये जो मंडे में यहाँ पे आर्टिकल ये डिस्कस करने लायक होता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आर्टिकल है लॉकडाउन को लेकर चर्चा हो रही है, ठीक है। लॉकडाउन से क्या क्या बेनिफिट्स हुए हैं उसके बारे में चर्चा हो रही है, ठीक है। उसके बाद कोविड-19 से लेकर इकोनॉमी से रिलेट किया गया है, मतलब वही कोविड को लेकर जो भी जनरल सी बातें हैं वो हैं। मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, रीड भी करोगे तो भी बेहतर है, लेकिन मैं यहाँ पे इसके रिगार्डिंग वीडियो पब्लिश कर दूंगा। मिलते हैं आप लोग उस नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।